का आज पहला दिन है और पहले दिन के आखिरी सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित तमाम वक्ता साथी और सामने बैठे देश भर से कोने कोने से आए डेलीगेट साथियों, 2009 में बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर राजस्थान में हुआ और 2009 के राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुत ही प्रमुखता से जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, ये बहुत ही प्रमुखता से उठाया गया। 2010 में भारत मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया और जब 2010 में भारत मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया तो इस बात पर चर्चा की गई कि आंदोलन के लिए कौन सा मुद्दा होना चाहिए। और जब इस बात पर चर्चा हुई तो ये बात तय की गई कि आंदोलन के लिए जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए। और इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा ने लगातार पिछले लंबे समय से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा देश भर में उठाने का काम किया। माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा 51,000 कार्यक्रम ऑल इंडिया में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर लगाए गए और इन कार्यक्रमों में यह विषय लगाया गया कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। और इस विषय को बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में अभियान चलाकर चर्चा का विषय बनाया गया। इस विषय पर देश के जो नेता हैं ओबीसी एससी एसटी के, वो भी पार्लियामेंट में बोले, वो भी इसकी आवाज उठाएं। इसके लिए ये पर्चा तमाम ओबीसी के नेताओं के घरों पर भी पहुंचाया गया और उनको भी ये बात समझाई गई, ये बात बताई गई कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। इसलिए 2011 में जो सेंसस होनी थी उस सेंसस के पहले ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और पूरे देश भर में जो एससी एसटी ओबीसी के सांसद थे वो सांसदों ने देश की पार्लियामेंट में बहुत बड़ा हंगामा किया और ये बात कही कि जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती और पार्लियामेंट को बंद करने का काम किया। जब पार्लियामेंट बंद हुई तो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को चिंता हो गई कि देश में ओबीसी का मुद्दा खड़ा हो गया है और अगर देश में ओबीसी का मुद्दा खड़ा हो गया है तो ये ब्राह्मणवादी वर्चस्व के लिए, ब्राह्मणवादी सत्ता के लिए और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बार कांग्रेस जो ब्राह्मणों की पार्टी है और एक बार बीजेपी जो ब्राह्मणों की पार्टी है, ये जो दोनों पार्टियां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बारी बारी से राज कर रही हैं, इनके लिए खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि ये जो बारी बारी से राज हो रहा है उसके पीछे ओबीसी का समर्थन है। ये जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा खड़ा हुआ ये मंडल कमीशन से भी ज्यादा खतरनाक मुद्दा है, क्योंकि पूरे देश के लोगों को ये पता चल जाएगा कि देश में ब्राह्मण 3.5% है। क्योंकि हम केवल ओबीसी की गिनती की मांग नहीं कर रहे, साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जाति की गिनती होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो ज्यादा ले लिया है उसकी हिस्सेदारी पर रोक लगनी चाहिए और जिनको कम मिला है उनको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। जितना उनका हिस्सा बनता है उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो अगर ये बात हो जाए, आज क्या हो रहा है देश में, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट से लड़ा रहे, ओबीसी को ओबीसी से लड़ा रहे, आदिवासी को आदिवासी से लड़ा रहे और जनरल के नाम पर एससी एसटी ओबीसी से क्षत्रिय राजपूत लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जबकि जनरल के नाम पर भी हिस्सा अकेले ब्राह्मण खा रहा है। क्षत्रिय राजपूत लोगों को उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन सबको लड़ाने का काम चल रहा है।
अगर देश में जाति आधारित जनगणना हो जाए तो जाति आधारित जनगणना होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी फाइनल हो जाएगा कि किसके पास कितना है। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई की दिशा चेंज हो सकती है, क्योंकि अभी जो आपस में लड़ रहे हैं उनको ये ज्ञान हो जाएगा, उनको ये जानकारी हो जाएगी कि इस देश में किसी का हिस्सा किसी ने नहीं खाया, बल्कि सबका हिस्सा 3.5% लोगों ने खाया। ये ज्ञान सबको हो जाएगा। अभी तक क्या ज्ञान बांटा जा रहा है? अभी तक केवल एक ही ज्ञान है कि सबका मालिक एक है, लेकिन अगर जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो ये भी ज्ञान देश में हो जाएगा सबको कि सबका दुश्मन भी एक है। और अगर ये ज्ञान हो गया कि सबका दुश्मन एक है तो देश में जो लड़ाई है वो लड़ाई अलग तरीके से हो जाएगी। और देश में 77 सालों से 3.5% के अल्पसंख्यक लोग जो देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किए हैं, लोकतंत्र के सभी संस्थानों पर कब्जा किए हैं, उनसे कब्जा छूट जाएगा। तो ये बात वो बखूबी समझते हैं, जितना हमारे लोग नहीं समझते उससे ज्यादा वो लोग समझते हैं। तो इसलिए वो लोग इस मुद्दे पर बहुत सतर्क हैं। और जब पार्लियामेंट बंद हुई तो उन लोगों ने विचार किया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी सामने आए और कहा हम जाति जनगणना करेंगे। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी ने कहा जाति जनगणना करेंगे तो कांग्रेस के अंदर के ब्राह्मणों ने कहा होगा, अरे नेहरू जी ने रोका, इंदिरा जी ने रोका, सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रोका और आप कह रहे हो करेंगे। तो क्या आप ज्यादा ज्ञानी हो उन लोगों से? आप ज्यादा समझदार हो उन लोगों से? आप चुप रहो। मनमोहन सिंह बेचारे वैसे भी चुप रहते थे, और जब एक बार बोले भी तो फिर उनको चुप करवा दिया गया। मनमोहन सिंह जी को चुप करवाया गया और प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और कहा गया ये फैसला करें। देश भर के लोग समझते थे कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी ब्राह्मण है, कांग्रेसी ब्राह्मण होने का मतलब सेकुलर ब्राह्मण है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए और आरएसएस की शाखा में गए तो ये पता चला कि अंदर से कुछ और था, ऊपर से कुछ और था। लोग ऊपर से देख रहे थे तो सेकुलर दिख रहे थे, अंदर देख नहीं पाए थे। अंदर से कम्युनल थे, ऊपर से सेकुलर थे। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये लोग सेकुलर होते हैं, ये लोग ना कम्युनल होते हैं, ये ब्राह्मण होते हैं। और प्रणब मुखर्जी ने जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना को रोकने का काम किया। लेकिन लगातार वामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा था। और 1 सितंबर 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में वामन मेश्राम साहब की अगुवाई में बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई, जिसमें शरद यादव से लेकर रामविलास पासवान से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता उस रैली में शामिल हुए। और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा था। तो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर सोचा कि अगर हम लोग विरोध करेंगे तो ओबीसी हमारे हाथ से निकलेगा, और ओबीसी हमारे हाथ से निकलेगा तो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग मिलकर देश में अपनी सरकार बना सकते हैं और हम तो पैदल हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होने देना है तो इसका विरोध भी नहीं करना है, इसका समर्थन भी नहीं करना है। तो समर्थन भी नहीं करना है, विरोध भी नहीं करना है, तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा जैसे मंडल कमीशन को दबाने के लिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला खड़ा किया गया, वैसे ही ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को दबाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा किया गया। अन्ना हजारे को उठाया महाराष्ट्र से, बाबा रामदेव को उठाया हरियाणा से, एक यादव एक कुर्मी कुनबी दोनों को बैठाया और कहा कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। अब देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जनलोकपाल आना जरूरी है। तो जो ओबीसी का मुद्दा था उसको डाइवर्ट करने का काम किया। अब भ्रष्टाचार हर आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। जाति जनगणना तब इतना लोगों को समझ में नहीं आती थी, तो जो जाति जनगणना की बात समझने की कोशिश कर रहे थे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उलझ गए। उस समय जब मैं अपने समाज के लोगों को कहता था चलो दिल्ली तुम्हारी गिनती का मामला है, वो कहते थे बेचारा अन्ना हजारे
वो अपनी जान दे देगा। राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी धरती पर आया है और वो भी चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? इसलिए उसकी जान बचाना जरूरी है। मैंने उस समय उन लोगों से कहा था कि ये ओबीसी का मुद्दा दबाने का मामला है। जिस दिन ओबीसी का मुद्दा दब गया, अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। अभी पता नहीं चल रहा, किसान लोग टार्च लेकर खोज रहे हैं कि अन्ना हजारे भी किसान हैं, मगर कहां चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। मैं महाराष्ट्र गया था तो मैंने महाराष्ट्र में लोगों से पूछा कि अरे भाई अन्ना जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। उन लोगों ने कहा हमें भी पता नहीं चल रहा है। एक दिन अखबार में खबर छपी थी, अन्ना जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा इस्तेमाल हो गया। हमने कहा अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आपको समझ में आया कि हमारा इस्तेमाल हो गया, तो अब समझने से कोई फायदा नहीं। मुद्दा डाइवर्ट किया गया, मुद्दा दबाया गया, लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोगों को पता था कि ये वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये तो जाति जनगणना के मुद्दे को हवा देते ही रहेंगे, इस पर लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। हमारा तो चाहे तहसील का कार्यकर्ता हो, चाहे ब्लॉक का कार्यकर्ता हो, चाहे गांव का कार्यकर्ता हो और चाहे राष्ट्रीय कार्यकर्ता हो, जाति जनगणना के मुद्दे के बगैर उसका कोई स्पीच खत्म नहीं होता है। हर कार्यकर्ता जाति जनगणना को मुद्दा बनाता है तो आरएसएस को पता चला कि दबाया नहीं जा सकता। और अगर ये आंदोलन खड़ा हो गया तो देश में ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता निकल जाएगी। तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर किसी ओबीसी आदमी को आगे करके प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए तो ओबीसी के लोगों को लगेगा कि अब हमारा प्रधानमंत्री बन रहा है, तो अभी हमें दूसरे तीसरे के आंदोलन में जाने की क्या जरूरत है, अभी तो हमें अपना प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों ने प्रोजेक्ट किया, नरेंद्र मोदी को सामने लाया गया। नरेंद्र मोदी ने भाषण किया कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, नीच जाति का हूं, चाय बेचने वाला हूं, मेरा अपमान होता है। हमारे ओबीसी के लोगों ने सोचा बेचारा पिछड़ी जाति का है, नीच जाति का है, हमको भी ब्राह्मणों ने नीच बनाया, इस बेचारे को भी ब्राह्मणों ने नीच बनाया, इसका भी अपमान कर रहे हैं। तो अगर इसके समर्थन में हम लोग खड़े हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग भोले भाले लोग हैं, उनको पता ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। एक मुख होता है और एक मुखौटा होता है। अभी हमारा चेहरा दिख रहा है, अगर इस पर कोई मुखौटा लगा ले तो चेहरा छुप जाता है। मुखौटा में जैसा चेहरा होता है वैसा दिखता है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने मोदी नाम का मुखौटा लगाया, ब्राह्मण का चेहरा छुप गया और मोदी का चेहरा सामने आ गया और हम लोग समझ नहीं पाए और हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन किया और नरेंद्र मोदी लगातार 3 चुनाव जीत गए, लगातार चुनाव जीत गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की गिनती नहीं की। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मुझे शर्म महसूस हो। मैंने कहा मोदी जी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जिससे आपको शर्म महसूस हो, लेकिन इस बात के लिए तो आपको जरूर शर्म आनी चाहिए। इस बात के लिए आपको जरूर चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने वाली बात आपके लिए है कि आप ओबीसी में हो और ओबीसी में होकर आप देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप देश में जानवरों की गिनती कर रहे हो मगर ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे हो। ये चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने वाली बात जरूर हो सकती। अभी महिला आरक्षण आया, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप को लगभग बंद कर दिया। तमाम प्रकार का षड्यंत्र, जब नीट में परीक्षा आई तो उसमें ओबीसी को कोटा नहीं दिया। जब हम लोगों ने आंदोलन किया फिर जाकर के दिखावा करके कोटा देने का काम किया, तो इससे ये बात पता चलती है फैसले नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे। अगर फैसले नरेंद्र मोदी जी कर रहे होते तो कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अपने पैर को अपने हाथ से नहीं काट सकता
सकता। अगर उसको कहोगे कि अपने पैर को अपने हाथ से काटो, वो कहेगा भाई साहब मैं मूर्ख जरूर हूं, इतना मूर्ख नहीं हूं कि अपने पैर को अपने हाथ से काटूं। अगर मोदी जी पावरफुल होते तो जरूर वो ओबीसी की गिनती करते, जरूर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देते, लेकिन वो पावरफुल नहीं है। वो तो केवल दिखते हैं, सत्ता पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण चला रहे हैं। ये बात हम लोगों को, ओबीसी समाज को समझाना होगा, बताना होगा। और इस बात को समझा बता करके ओबीसी का आंदोलन जो खत्म करने का, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर ओबीसी का आंदोलन जो खत्म करने की साजिश देश में आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसको रोकने का काम हम लोगों को करना होगा। क्योंकि पहले वो हमारे लोगों को कुछ बनाते नहीं थे, लेकिन जब समाज में अपने हक अधिकारों को लेकर चेतना जागृति पैदा हो गई, वो कहते ये लो तुम्हारा मुख्यमंत्री, ये लो तुम्हारा प्रधानमंत्री, ये लो तुम्हारा ही राष्ट्रपति, ये सब तुम्हारा है, हम पीछे से रिमोट कंट्रोल से चलाने का काम करेंगे। तो ये षड्यंत्र देश में चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसको समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। हम लोग इस काम में पिछले कई सालों से लगे हुए, पिछले कई सालों से हम लोगों ने नारा दिया है कि जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। तो जब पिछले कई सालों से हम लोगों ने नारा दिया है, तो अभी थोड़ा जागृति बढ़ी, तो 2024 के चुनाव में हम लोग कुर्सी तो खाली नहीं करवा पाए, लेकिन कुर्सी हिला जरूर दिया। खाली नहीं करा पाए, लेकिन हिला जरूर दिया है। अगली बार तो खाली ही होना है। अब जो कुर्सी है वो चंद्रबाबू नायडू जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बैसाखी पर खड़ी हुई है। अब कुर्सी अकेले नहीं है, अब ये दो बैसाखी पर खड़ी है। चार टांग में से दो टांग जो है, वो दो टांग एक नीतीश कुमार जी की लगी हुई है, एक चंद्रबाबू नायडू जी की लगी हुई है। अगर ये दो टांग हिल जाए तो कुर्सी गिर जाएगी। तो ये बात भी समझने की जरूरत है। बिहार में जब नीतीश जी और तेजस्वी जी की ज्वाइंट गवर्नमेंट थी, तो बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ। हालांकि इसके लिए बीजेपी के लोगों ने बहुत ज्यादा अवरोध पैदा किया, इसके बावजूद भी हुआ। और कास्ट बेस्ड सर्वे ही नहीं हुआ, बल्कि संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन को, जिसकी संख्या बढ़ी थी, एससी एसटी ओबीसी सबका रिजर्वेशन बढ़ाया गया। लेकिन बढ़ाने से क्या फायदा हुआ जब कोर्ट ने रोक दिया। मैं तो नीतीश जी को भी कहना चाहता हूं कि नीतीश जी आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, कास्ट बेस्ड सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट आई तो आपने रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया, आपने बढ़ा दिया, अच्छा काम किया। लेकिन बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? जब वो कोर्ट ने रोक दिया तो फिर फायदा क्या हुआ? केवल आप कहोगे हमने बढ़ा दिया, तेजस्वी जी कहेंगे हमने बढ़ा दिया, कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा हमारी वजह से हो गया। तो सब राजनीतिक श्रेय लेने के काम में लगे हुए हो, राजनीतिक फायदा लेने के काम में लगे हुए हो। लेकिन ओबीसी एससी एसटी का फायदा कैसे होगा? जब कोर्ट ने रोक दिया तो ओबीसी एससी एसटी का तो फायदा हुआ नहीं। तो मेरा सवाल यह है, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% से ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया, तो ये जो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बिहार में बढ़ा, इसको क्यों रोका जा रहा है कोर्ट के द्वारा? और अगर रोका जा रहा है तो नीतीश कुमार जी की बैसाखी पर सरकार है। अगर नीतीश कुमार जी की बैसाखी पर सरकार है तो नीतीश कुमार जी को जैसे तमिलनाडु का आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में है, वैसे बिहार का आरक्षण भी संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाना चाहिए और न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त करवाना चाहिए, ताकि बिहार में जो आरक्षण बढ़ाया गया उस आरक्षण को लागू करवाया जा सके। दूसरी बात, अगर इनकी बैसाखी पर सरकार है और ये जाति जनगणना के समर्थक हैं, हिस्सेदारी के समर्थक हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाएं और कहें ये जाति जनगणना करो और संख्या के अनुपात में लोगों को हिस्सेदारी दो। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार से समर्थन वापस ले लें, फिर सरकार में रहने का क्या फायदा है? तो ये बातें साथियों हम लोगों को समझना होगा और इसके लिए हम लोगों को देश भर में जागरण करना होगा। चूंकि नेता कुछ करने वाले नहीं हैं, आपको अपनी ताकत निर्माण करना होगा, अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा। और अगर ये ताकत हम लोग निर्माण करते हैं, अपने गांव-गांव तक संगठन निर्माण करते हैं, तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करके सरकार किसी की भी हो, डंके की चोट पर
पर अपने दम पर हम अपने मुद्दों को हल करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। एक आखिरी बात ईवीएम के संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। चुनाव के संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है, जो आईएएसओ को चुनाव आयुक्त बनाया जाता है वो तमाम पोस्टों पर इसके पहले तमाम सरकारों के अधीन रहते हैं, तमाम प्रकार के काम किए रहते हैं, तो उनकी तमाम कमजोरियां भी होती हैं और इसलिए वो सत्ता पक्ष के दबाव में रहते हैं। तो अगर स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराना है तो इसके लिए अलग परीक्षा हो, अलग मशीनरी बने, अलग अधिकारियों की नियुक्ति हो, उसमें SC ST OBC का रिजर्वेशन हो और केवल वही लोग चुनाव कराने का काम करें ताकि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जा सके। इतना इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यास।